हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम अभी तक यहां तक डिस्कस किए हैं, लोकसभा डिस्कस कर लिए, राष्ट्रपति डिस्कस कर लिए, राज्यसभा भी डिस्कस कर लिए। लोकसभा आधा हुआ था क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था। तो भारतीय संविधान की हमने लूसेंट जीके की प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। सारे लेक्चर टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज, बिल्कुल क्रम वाइज बना है जैसा लूसेंट की बुक में लिख रखा है। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं। आगे का टॉपिक यहां तक हमने डिस्कस कर लिए थे। तो देखिए, लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता हम डिस्कस करेंगे। कितनी क्या सीट रहती है सब डिस्कस कर लिए। तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, तो लोकसभा का सदस्य वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक की हो। 25 वर्ष या उससे अधिक की हो। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, याद रखना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। तो लोकसभा का सदस्य होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए। अगर मुख्यमंत्री बनना है तो विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो जैसा लोकसभा में है वैसे ही तो विधानसभा होती है, क्योंकि ये निचला सदन है और विधानसभा भी राज्यों में निचला सदन होता है। तो मुख्यमंत्री के लिए भी 25। तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो कोई लाभ के पद पर ना हो। भारत सरकार के अंतर्गत वह कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो। वह पागल व दिवालिया ना हो। दिवालिया घोषित कर देती कई बार राज्य किसी को या सरकार किसी को, तो पागल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पागल रहेगा तो आय बात तरीके से काम करेगा वो अपने हिसाब से। तो पागल भी नहीं होना चाहिए और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, है ना। और दीवाना भी नहीं होना चाहिए। ये दीवाना ऐसे ही बोल दिया मैंने, पागल नहीं होना चाहिए। समझ गए आप बात को। बात करते हैं, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आप सब जानते हैं 5 साल के अंतराल में चुनाव होते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, वर्तमान में 5 साल का होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो मंत्री परिषद बनाया जाता है, मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) के तहत। 75 के 3, 1 2 3 है उसमें भी लिखे हुए। तो 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल, याद रखना है। राज्यसभा के नहीं, केवल लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा में ही तो मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो देखो, लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत पारित ना होने पर, यानी बहुमत पारित नहीं कर पाती, अगर जो भी सरकार बन रही है जिसका बहुमत ज्यादा होगा, अगर बहुमत पारित नहीं कर पा रही है तो 5 साल के पहले भी उसे भंग किया जा सकता है। क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है ना, स्थायी सदन नहीं है, अस्थायी सदन है, इसे भंग भी किया जा सकता है। 5 वर्ष का होता है। ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है कि भंग हुई है। 1970 में, 1977 में, 1979 में, 1984 में, नवंबर 89 में, 1991 में और 1997 में और 1999 में। ऐसा 8 बार हुआ है अब तक कि लोकसभा भंग हो गई है ना। तो ये समझ गए आप। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा है। तो देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है उसमें वृद्धि कर सकती है आपातकाल की घोषणा लागू होने पर। जो एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, क्योंकि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात, जैसे समाप्त हो गई तो समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। उसका विस्तार किसी भी दिशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा।
1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। आप जानते होंगे 1976 में ही तो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो इंपॉर्टेंट है ये, इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा था ना। और इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, इसका मतलब लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया था, है ना। तो लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया था। और जब इंदिरा गांधी के बाद जब दूसरी सरकार आई थी तो 44वां संविधान संशोधन करके, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फिर से लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, इसका मतलब लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद की जो सरकार आती है उसने फिर से पुनः उसे संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है, आपको यह फैक्ट को याद रखना है। 1976 में लोकसभा कार्यकाल 2 बार एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। आगे डिस्कस करते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन। लोकसभा की 2 बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की 2 सत्र या 2 बैठक होते हैं, उसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, पूछा जाते रहता है। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। 10वां भाग होना चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 100 में लिख रखा है। तो अनुच्छेद 100 में क्या लिख रखा है? लोकसभा की कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जा सकती जब तक मिनिमम मेंबर उपस्थित नहीं हो जाते। जब तक मिनिमम मेंबर उपस्थित नहीं हो जाते, जिसे ही गणपूर्ति कहा गया। गणपूर्ति का मतलब क्वोरम, गणपूर्ति का मतलब क्वोरम कहा गया है ना। सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, ये देखो यहां लिखा हुआ है 10वां भाग, यानी 1/10, 10वां भाग उपस्थित नहीं हो जाते। तो लोकसभा की कितनी संख्या टोटल? 543 का आप 10वां भाग निकालेंगे तो 55 सदस्य होते हैं। तो जब तक 55 सदस्य उपस्थित नहीं हो जाते अधिवेशन प्रारंभ नहीं होगा। बात करेंगे अगला, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं होती तो सभापति या अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित कर दे। अगर 55 सदस्य यानी 10वां भाग उपस्थित नहीं होता तो उस सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। अनुच्छेद 100 के 4 में लिख रखा है ये। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम, मैंने बताया था गणपूर्ति को कोरम कहते हैं, कोरम है ना। गणपूर्ति या कोरम के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। तो मैंने बताया 543 सीट है टोटल, तो इसमें से 10वां भाग होएगा 55, यानी 55। तो याद रखना है 55, 54 पॉइंट कुछ होता है लेकिन ये 55 बोल सकते हैं। तो 55 सदस्य होना अनिवार्य है। तो समझ में आ गया ये फैक्ट। अनुच्छेद 100 में लिख रखा है ये, लोकसभा की कार्रवाई तब तक प्रारंभ नहीं की जा सकती जब तक मिनिमम मेंबर उपस्थित नहीं हो जाते। मिनिमम में कितना? कोरम यानी गणपूर्ति के सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, इसका मतलब 543 सीट में से 55 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं हो जाते तब तक की बात की गई है। अब आगे बात करते हैं हम संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है, जिसे ज्वाइंट सेशन कहा जाता है। ज्वाइंट सेशन, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न स्थितियों में बुलाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निम्न स्थितियों में बुलाया जा सकता है।
क्या क्या स्थितियां पढ़ते हैं। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए तब यदि, देखो ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए तब, तो उसके लिए पढ़ते क्या क्या है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर लिया गया हो, दूसरे सदन द्वारा, एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाए तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर लिया गया हो, तब बुलाएंगे। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाए। अगर विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत, की सही नहीं है, असहमत हो जाए। और तीसरा है दूसरे सदन में को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गया हो। तो देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो एक कंडीशन ये है, एक ही हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। एक हो गया तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में अस्वीकार कर लिया गया हो, इससे इसमें पारित किया गया लेकिन इसमें अस्वीकार कर लिया गया, तब बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन। एक सदन के सुझाव को दूसरे सदन में अस्वीकार कर लिया हो, इसने इसको जो भी सुझाव दिया वो अस्वीकार कर लिया गया हो। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन में 6 माह से अधिक रोक नहीं सकता। मान लो लोकसभा ने पारित करके राज्यसभा को दिया और राज्यसभा जवाब ही नहीं दे रहा है, तो 6 माह से अधिक रोक नहीं सकता। ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? अभी पढ़े थे हमने, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो देखो जैसे ये लोकसभा हो गया, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, और यहां पे ये लगता है बीच में बैठता है सेंट्रल हॉल, तो यहां पे लगता है संयुक्त अधिवेशन, जिसमें लोकसभा राज्यसभा संयुक्त सेंट्रल हॉल रहता है। तो वहां पे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने में अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर, मान लो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और बीच में लोकसभा विघटित हो गई, क्योंकि लोकसभा तो अस्थायी सदन है, कभी भी भंग हो सकती है। लोकसभा विघटित हो गई तो अनुच्छेद 108 के 5 के अधीन संयुक्त अधिवेशन की बैठक हो सकेगी और उसे विधेयक पारित हो सकेगा। समझ में आ गया। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन की आहूत करने में अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाता है, तब भी बैठक हो सकती है। तो यहां पे ये बात कही गई है। इसमें ये देखो यहां पे पढ़ते हैं, नोट लिख रखा है, अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधेयक तक ही सीमित रहती है। 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 कहने का मतलब है संयुक्त बैठक जब होगा और जो भी विधेयक वहां से पारित होगा तो संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है वो सामान्य विधेयक तक ही सीमित रहती है। सामान्य विधेयक में बुलाया जा सकता है, धन विधेयक में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि धन विधेयक तो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा का बहुमत खुद ही ज्यादा है राज्यसभा से, तो धन विधेयक में नहीं। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन पारित करना है जब भी संयुक्त विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती, तो 3 स्थितियों में, यानी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता 3 स्थितियों में। 3 स्थिति कौन सी है? एक तो धन विधेयक जब पारित होगा जब नहीं बुलाया जा सकता, संविधान संशोधन होगा जब नहीं बुलाया जा सकता, और राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग प्रक्रिया लग रहा है तो भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि दोनों का बराबर मत देने की जरूरत है। और संयुक्त अधिवेशन में तो सबसे ज्यादा मत लोकसभा को मिलते हैं, क्योंकि लोकसभा की खुद ही संख्या 545 है, जबकि राज्यसभा की 245 है। तो इसका ये ज्यादा वोट देंगे तो इसका पगड़ा भारी है ना, तो इसका बोलबाला ज्यादा रहेगा, इसलिए है। तो तीन नोट याद रखिए, धन विधेयक, संविधान संशोधन, महाभियोग प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन नहीं लगता है, नहीं बुलाया जाता है। संविधान संशोधन दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) के द्वारा शासित होता है, तो 368(2) के द्वारा ही शासित होता है। तो यहाँ पे बात कही गई है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया सामान्य विधेयक तक ही सीमित है, ना ही धन विधेयक में, ना ही संविधान संशोधन में, और ना ही महाभियोग प्रक्रिया में नहीं बुलाया जा सकता।
आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा की अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात, सलाह विचार करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबंधित और उनके परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकता है। परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकता है अनुच्छेद 118(3) के तहत, अनुच्छेद 118 के 3 के तहत। तो आपको याद रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट हम बताऊंगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन बुलाता है बोलेगा तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। और कारण क्या होता है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का? तो सदनों, जो सदन होते हैं, सदन में गतिरोध हो जाता है, सदन में गतिरोध। कारण क्या है? सदन में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान, संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष यदि वह भी अनुपस्थित है, अध्यक्ष अनुपस्थित रहेगा तो उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का सभापति यानी राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करता है। यदि वह भी अनुपस्थित है तो अन्य व्यक्ति, जो पीठासीन, जो वहां का प्रमुख अधिकारी जिसको बनाएंगे पीठासीन, जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया गया है। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो विधेयक दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के असाधारण बहुमत से पारित किया जाता है। यह अनुच्छेद 108 के 4 में लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया? संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो उस विधेयक को दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, अनुच्छेद 108 के 4 के तहत। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रति के अनुसार होती है, लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। तो लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार इसलिए होती है क्योंकि लोकसभा का बोलबाला ही ज्यादा रहता है वहां पे, क्योंकि लोकसभा में सदस्य ज्यादा है ना। तो समझ में आ गया? बहुत आसान है, बहुत आसान है संयुक्त अधिवेशन समझना। ये लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, यहाँ पे सेंट्रल हॉल हो गया, है ना। तो कभी पूछा संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बुलाया क्यों जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्षता करता है ना। कारण क्या है? तो सदनों में गतिरोध हो जाता है, उस कारण, है ना, उस गतिरोध को रोकने के लिए। तो संयुक्त अधिवेशन, तो देखो लोकसभा में कितनी सीट है? तो लोकसभा में 545 सीट है। राज्यसभा में कितनी है? 245 सीट है। ये संसद है, मान लो ये संसद है, और ये बीच वाला क्या है? सेंट्रल हॉल, तो बीच वाला। तो संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तो दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे दोनों मत देंगे, दोनों को अगर जोड़े तो आप 790 हो जाता है, 790 हो गया, दोनों को जोड़े तो। अब संयुक्त बहुमत कितना चाहिए इसमें से? जो सबसे ज्यादा जिसका बहुमत होगा उसकी तरफ से पारित होगा, यानी पारित हो जाएगा। तो 790 में बहुमत कितना चाहिए? 395 बहुमत चाहिए। लेकिन अकेला लोकसभा के पास तो 545 है, इसका मतलब लोकसभा का बोलबाला ज्यादा है। तो संयुक्त अधिवेशन में अधिकतम मत लोकसभा का ही होता है, संयुक्त अधिवेशन में अधिकतम मत लोकसभा का ही होता है। समझना है इस बात को, है ना। तो ये समझ में आ गया संयुक्त अधिवेशन में, बहुत आसान है संयुक्त अधिवेशन को समझना। उसके बाद देखो यहां तक हमने थ्योरी वाले टॉपिक पढ़े, अब आगे डिस्कस करते हैं और जो परीक्षा के हिसाब से है सब। ये देखो यहां से अनुच्छेद 107 शुरू होता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 107 वो अभी पढ़ रहे थे हम संयुक्त अधिवेशन, वो अनुच्छेद 108 में है। अब यहां बात करेंगे संयुक्त अधिवेशन की। तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है उसके बारे में समझना है। संयुक्त अधिवेशन विधेयक के पुनः स्थापन, विधेयक के पुनः स्थापन यानी इंट्रोड्यूस कराते हैं ना विधेयक को इंट्रोड्यूस और पारित करने की विधियां इसमें दी गई है 107 में। 108 में तो संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। तो देखो इसको समझना है, अनुच्छेद 107 को पहले आप समझ लीजिए। अनुच्छेद 107 को समझते हैं तो देखिए ये लोकसभा है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा, इसके पहले यहाँ पे मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदा यानी उसको ड्राफ्ट तैयार कौन करते हैं? मसौदा को तैयार कौन करते हैं? जो बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे न्यायवादी, जो बड़े बड़े
पढ़े लिखे लोग जो मसौदा को तैयार करते हैं, ड्राफ्ट खींचते हैं, फिर वो लोकसभा में जाता है, फिर लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है, या फिर पहले राज्यसभा में जाता है फिर लोकसभा में पारित होता है। तो ये पारित जब होने के बाद यहाँ पे है राष्ट्रपति। क्योंकि आपने पढ़े संसद के 3 अंग है, कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को, लेकिन संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो मसौदा होता है, जो ड्राफ्ट होता है, वो लोकसभा या राज्यसभा में जाता है, और लोकसभा और राज्यसभा में जाने के बाद जब वो बन के तैयार होता है तो उसे कहते हैं विधेयक, विधेयक या बिल। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब वो जाके एक्ट बनता है, एक्ट यानी कानून बनता है। समझ में आ गया? लोकसभा या राज्यसभा में जो गया उसे ही कहते हैं बिल या विधेयक, है ना। एक मसौदा तैयार किया कि ऐसा ऐसा होगा करके, कोई मान लो जीएसटी के लिए तो जीएसटी के जो अर्थशास्त्री थे, जो बड़े लोग थे, महान्यायवादी, इन लोगों ने मसौदा तैयार करके लोकसभा में भेजे, फिर लोकसभा से राज्यसभा में गया, मान लो दोनों से पारित हो गया तो उसको कहेंगे हम विधेयक या बिल। बिल जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा जब जाके वो एक्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, तो जैसे कोई मसौदा या ड्राफ्ट या कोई, तो वहां पे सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर लोकसभा में या राज्यसभा में दोनों में प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है ना। प्रस्तुत किया जाता है, फिर वहां चर्चाएं होती है, उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, पूरा चर्चाएं होती है। चर्चा के बाद वहां पे मतदान होता है पूरे लोगों का। मतदान होने के बाद जब ये पारित हो जाता है, यहां से जब पारित हो जाता है, जब वो बिल या विधेयक कहलाता है। और बिल या विधेयक में अगर यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो वह कानून बन जाता है, वह कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति चाहे तो हस्ताक्षर करेगा, चाहे तो नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। ऐसे तरीके से कानून बनता है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो तीनों में पारित होगा जब ही जाके तो वहाँ कानून बनेगा। और जो सामने का जो कच्चा मसौदा तैयार होता है उसे ड्राफ्ट या फिर ड्राफ्ट कहते हैं। यहाँ अब इसको पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 107 की बात बताया था मैं आपको, 107। तो देखिए हमने अनुच्छेद 107 को डिस्कस किए। 107 में हमने समझे कि विधेयकों के पुनः स्थापन यानी इंट्रोड्यूस्ड और पारित करने के बारे में लिख रखा है इस अनुच्छेद में। तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां देखिए आगे इसको समझना है। ये जो 2-4 फैक्ट लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको ध्यान से। संसद में लंबित विधेयक, संसद में लंबित का मतलब लटका हुआ, संसद में लंबित विधेयक, लटका हुआ विधेयक सत्रवासन के कारण, सत्रवासन यानी सत्र के समाप्त के कारण व्यापागत यानी समाप्त, लैप्स नहीं होता। यह अनुच्छेद 107 में लिखा हुआ है कि लैप्स नहीं होता। संसद में अटका हुआ, चाहे वो लोकसभा में अटका हो चाहे राज्यसभा में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर लोकसभा में अटका है तो वो लैप्स हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में अटका है तो वो लैप्स नहीं होता। यानी समझना है, इसको समझिए। राज्यसभा में लंबित विधेयक यानी लटका हुआ विधेयक, विधेयक का मतलब मैंने आपको जानकारी के लिए बताया, वो राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद जब आगे जाता है तो ये विधेयक ही कहलाता है। विधेयक यानी बिल कहलाता है जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हो जाते हैं, जब वह कानून या एक्ट बनता है। जब तक कि वो विधेयक ही कहलाता है। तो राज्यसभा में लटका हुआ विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा में पारित हो गया है। जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो लोकसभा के विघटन पर व्यापागत नहीं होता। लोकसभा यदि भंग भी हो जाए, टूट भी जाए, तो वह विधेयक व्यापागत नहीं होता। देखो लोकसभा मान लो भंग हो गई, राज्यसभा में लटका हुआ है, राज्यसभा में पारित हो गया है, लोकसभा भंग हो गई, तो नई लोकसभा आएगी जब जाएगा उसके पास, ये बताया गया है ना। अगला देखो, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है यानी लोकसभा में लटका हुआ है, जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, लोकसभा में उसे पारित कर दिया गया है, और राज्यसभा में लंबित है यानी राज्यसभा में लटका हुआ है, तो अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापागत हो जाएगा। व्यापागत का मतलब वंचित रह जाएगा, है ना। लोकसभा देखो, लोकसभा के विघटन, लोकसभा भंग होने पर वो भी वंचित हो जाएगा। यहां ये बात कही गई है, बहुत आसान है समझना। ये लोकसभा, ये राज्यसभा। कोई विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है और वो लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में लटका हुआ है और वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा की यदि भंग होती है तो वह विधेयक भी भंग हो जाएगा। लेकिन कोई
विधेयक वो भंग हो जाएगा, ये बात कही गई है। लेकिन कोई विधेयक लोकसभा से में पारित हो चुका है, यहां लिखा हुआ है लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, राज्यसभा में लटका हुआ है, तो अधीन रहते हुए लोकसभा में विघटन का व्यापक हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। मान लो लोकसभा से तो पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में लटका हुआ है, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में लटका हुआ है, लेकिन लोकसभा ने पारित करी थी वो तो समाप्त हो गई ना, वो बताया गया यहाँ पे। बहुत आसान है, इसको समझना है। बस इतने फैक्ट को यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया तो आप बना लेंगे। ये जो पैराग्राफ यहाँ लिखा है इसे ध्यान से समझिए दोस्तों, जब भी आपको समझ में आएगा। आपको एक और बार फिर समझाता हूं मैं। देखिए, ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। तो सबसे पहले राज्यसभा के संदर्भ में हम समझते हैं। तो राज्यसभा के संदर्भ में समझा रहा हूं। सबसे पहले राज्यसभा के संदर्भ में समझिए। कोई विधेयक पारित, यानी राज्यसभा कोई विधेयक को पारित कर दे, राज्यसभा कोई विधेयक को पारित कर दे और वह पारित करने के बाद वह लोकसभा में भेज दे, पारित करने के बाद वह लोकसभा में भेज दे, यानी कोई विधेयक पारित कर दे, राज्यसभा और लोकसभा में भेजने से पहले ही भेज दे, लेकिन भेजने से पहले ही लोकसभा मान लो भंग हो जाए, लोकसभा अपना बहुमत खो दे और सरकार गिर जाए, है ना, तो कार्यकाल खत्म हो जाए मान लो, तो लोकसभा भंग हो जाए, कार्यकाल खत्म हो जाए, पूरा हो जाए, तो वह विधेयक जो यहाँ पे जो बनाया हुआ है राज्यसभा में जो विधेयक बनाया हुआ है वो बचा रहेगा, याद रखना है, वो विधेयक बचा रहेगा। जब नई लोकसभा आएगी तो फिर भेजेंगे तो बचा रहेगा, वह विधेयक बचा रहेगा। नई लोकसभा आई, उस विधेयक को फिर भेजेगी, फिर वो विधेयक को लोकसभा सोचेगी, पारित करेगी। ये राज्यसभा की कंडीशन है। समझ में आ गया? कोई विधेयक राज्यसभा ने पारित करी और लोकसभा में भेजी, अब मान लो भेजने वाली है, मान लो वहां का कार्यकाल खत्म हो गया, बहुमत खो दी, सरकार गिर गया, तो वो विधेयक बचा रहेगा, ये याद रखना, बचा रहेगा, ये याद रखिए, बचा रहेगा। अब हम बात करेंगे लोकसभा के संदर्भ में, समझो इस बात को। अब बात करेंगे हम लोकसभा के संदर्भ में। तो कोई विधेयक, लेकिन देखो लोकसभा के साथ ऐसा नहीं है, जैसे राज्यसभा के साथ बचा रहता है वैसा लोकसभा के साथ बचा नहीं रहता, समझना है। कोई विधेयक मान लो लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में भेजने वाले हैं, कोई विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा में भेज दिया गया है, तो राज्यसभा के पास 6 महीने, दोनों को 6 महीने का अधिकार है, 6 महीने तक अपने पास रखने का, तो 6 महीने तक रोक सकती है या अपने पास रख सकती है। अगर मान लो ये जो लोकसभा में जो बना के भेजी है पारित करके जो विधेयक, मान लो उस टाइम पे लोकसभा भंग हो जाए, मान लो बहुमत खोने की वजह से लोकसभा सरकार खो दे, मान लो कार्यकाल खत्म हो गया, तो वो विधेयक भी भंग हो जाएगा, वो विधेयक भी भंग हो जाएगा, वो विधेयक भी भंग हो जाएगा, क्योंकि वो विधेयक पुरानी सरकार ने बनाई थी। अब नई सरकार आएगी, नया विधेयक बनाएगी, जब वो जाके आगे भेजेगी, तो लोकसभा जो पारित करती है वो भंग हो जाएगा और राज्यसभा ने जो पारित करी है और वो आगे भेजेगी तो वो चलेगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, इसको समझना है बस। अब आगे के हम फैक्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट फैक्ट, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। तो आपको यहां से जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए देख लेते हैं संसद की कार्यवाही। तो संसद की कार्यवाही, हम संसद की कार्यवाही को देखते हैं, यहां से समझिए, है ना। संसद की कार्यवाही 11 से लेकर 6 बजे तक की होती है। संसद की जो कार्यवाही है वो 11 से लेकर 6 बजे तक की होती है, सुबह 11 से लेकर 6 बजे तक। तो जो 11 से 12 का टाइम होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है, और 12 से 1 का जो टाइम होता है इसे शून्यकाल कहा जाता है, और 1 से 2 तक के होता है लंच, और लंच के बाद जो होता है 2 से लेकर 6 तक ये प्रस्ताव पारित करने या चर्चा का टाइम होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल सबसे पहले होता है, फिर एक शून्यकाल होता है ना, और लंच। तो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां से ये याद रखना है, 3 प्रकार या 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार या 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले 3 प्रकार में एक होता है तारांकित प्रश्न। ये तारांकित प्रश्न जो ओरल प्रकृति के होते हैं, यानी ओरल समझ गए होंगे आप, ओरल ही पूछा जाता है। तो ओरल प्रकृति के होते हैं, और एक दिन में यहाँ 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में 20 प्रश्न, और एक सदस्य जो होता है वो 5 प्रश्न पूछ सकता है। ये सब पूरक प्रश्न होते हैं, ओरल प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न याद रखना है।
दूसरा याद रखते हैं, दूसरा जो प्रश्न है वो अतारांकित। अतारांकित का मतलब होता है रिटर्न वाले। अतारांकित आ लगा हुआ है यानी उसका विलोम, तो रिटर्न वाले लिखित में देना पड़ता है। एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें पूछे यानी का जवाब देना पड़ता है, तारांकित यानी रिटर्न। एक होता है अल्प सूचना प्रश्न, एक होता है अल्प सूचना प्रश्न। ये 10 दिन से भी कम दिन का सूचना पर यानी 10 दिन से भी कम दिन के सूचना पर दिए जाते हैं। ये भी एक प्रकार के ओरल होते हैं। और एक डी होता है चौथे नंबर का, उसको क्या बोलते हैं, गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। गैर सरकारी जो सदस्य होते हैं, जो बिना सरकार के काम करने वाले सदस्य, गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। और ये प्रश्न पूछता कौन है फ्रेंड्स, तो सदस्य लोग पूछते हैं मंत्रियों से। जो सदस्य लोग होते हैं वो मंत्रियों से पूछते हैं, जो सदस्य लोग होते हैं मंत्रियों से पूछते हैं। समझ में आ गया, तो वहीं से एक क्वेश्चन बन के आएगा। और 2 से 6 का जो मैंने बताया वो चर्चा या प्रस्ताव पारित करने का टाइम होता है ना। तो यहाँ पे वही एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे देखिए, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 20। और एक सदस्य जो होता है वो 5 प्रश्न पूछ सकता है। समझ में आया। और ये तारांकित प्रश्न की बात की गई है यानी जो ओरल टाइप के होते हैं वो। अतारांकित प्रश्न जो होता है एक दिन में 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। बस इतना याद रखें, ये फैक्ट याद रखें, ये क्वेश्चन आते रहता है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्न की अधिकतम संख्या 20 होती है। 20 होती है। ओरल प्रश्न पूछने की अधिकतम संख्या 20 होती है, ये याद रखें, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम धन विधेयक की। तो अब धन विधेयक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इसका धन विधेयक, तो इसको समझना है। धन विधेयक के बारे में हम शब्दावली में ही पढ़ेंगे। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। डायरेक्ट याद रखिए, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाएगा या जाता है, और लोकसभा में पारित होने के पश्चात यह राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा में धन विधेयक से संबंधित कई अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा को धन विधेयक से संबंधित कई अधिकार प्राप्त किए गए हैं, दिए गए हैं। धन विधेयक से संबंधित कई अधिकार प्राप्त है। जैसे राज्यसभा इस धन विधेयक को पारित कर दे तो एक भाई पारित कर दे, दूसरा राज्यसभा इसमें कुछ संशोधन के साथ लोकसभा को लौटा सकती है। राज्यसभा उसमें कुछ संशोधन करके लोकसभा को लौटा सकती है, किंतु ऐसे संशोधन को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। अगर वो संशोधन करती भी है तो ऐसे संशोधन को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। और राज्यसभा में इसे अधिकतम अपने पास राज्यसभा लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा उसको अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है। क्वेश्चन आते रहता है, राज्यसभा अपने पास अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं, जवाब देना ही पड़ेगा। तो धन विधेयक समझ में आ गया। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। मैंने बताया था आपको, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, जब संसद में कोई विवाद की स्थिति बनती है ना। तो धन विधेयक के टाइम पे, महाभियोग प्रक्रिया के टाइम पे और संविधान संशोधन, ये 3 प्रक्रिया के टाइम पे संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की गई है ना। तो ये समझ में आ गया, ये पूछा जाएगा, इधर भी हमने कहीं पढ़े थे, याद आ रहा है मेरे को। अब बात करते हैं आगे, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। याद रखना है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव है क्या, अगर पूछे कभी, तो ऐसा कई बार हुआ है, कम से कम 26 बार हो गया भारत में अभी तक के। 26 बार केंद्र सरकार के खिलाफ लाया जाता है ये अविश्वास प्रस्ताव। जो केंद्र सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार रहती है, उसके खिलाफ लाया जाता है। ये एक प्रकार का संवैधानिक प्रावधान के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो गया, मान लो जिसका बहुमत प्राप्त है उसकी सरकार है। जब कोई चुनी हुई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, जब कोई चुनी हुई सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है ना, उसके खिलाफ लाया जाता है कि सही ढंग से काम क्यों नहीं कर रही है, जनता खुश नहीं है। जब विपक्ष उसके खिलाफ लाता है, अविश्वास प्रस्ताव जो वर्तमान मौजूदा सरकार रहती है, जो उसका विपक्ष होता है वो उसके खिलाफ लाता है। जब विपक्ष उसके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव को सरकार को गिराने की कोशिश के लिए लाया जाता है, वो जो मौजूदा सरकार होती है उस सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा, है ना। तो यहां पढ़ते हैं, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम प्रस्तुत करने के लिए कम से कम
50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, ये याद रखे, पूछा जा सकता है। 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है और 50 लोगों ने साइन कर दिए, समर्थन दे दिए, फिर वो लोकसभा अध्यक्ष को जाके बताते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को लेटर देते हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष उसको अगर मंजूरी दे दे तो यह माना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष अगर उसको मंजूरी दे दे तो यह माना जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, रखा गया है, अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, लाया गया 50 सदस्यों, लोकसभा सदस्यों का समर्थन होने पर। जब अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है, उसके बाद लाया गया करके पता चल जाता है, लोकसभा अध्यक्ष मंजूरी दे देता है तो लाया गया करके पता चल जाता है, और लाया जाने के बाद लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत पड़ती है, किसका कितना बहुमत है। बहुमत के बाद यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव फिर पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। समझ में आ गया? बहुत आसान है, याद रखना है जो मैंने बताया। बात करेंगे, नोट एक लिख रखा है, भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 118 ऐसा है, संविधान का अनुच्छेद 118 ऐसा है जो हर सदन को अपनी प्रक्रिया बनाने का अधिकार देता है। हर सदन को अपनी प्रक्रिया बनाने का अधिकार दिया गया है, इसलिए अनुच्छेद 118 का प्रयोग करते हुए जो सदन होते हैं उनने अपनी प्रक्रिया बनाए हैं कि इस प्रकार का भी हम कर सकते हैं, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसने बताया कि हर सदन में अपनी प्रक्रिया बनाने का अधिकार दिया गया है, इसलिए। तो याद रखना है, संविधान में किसी भी यानी भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो समझ में आया, अब आगे का डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बड़ा बन गया, तो हम इसके बाद हम यहाँ से लोकसभा के पदाधिकारी और आगे के क्या कार्य और उनका अधिकार और विस्तार के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जब तो आपको अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप देख पाएंगे। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।